छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, और जब दिक्कत बढ़ जाती है तब सेल्फ मेडिकेशन भी काम नहीं आता. So hey all, I'm Dr. Pooja once again from Ayurveda and SRV Ayurvedic Medical College and Hospital, Lucknow. And we are again in conversation with our Dr. Sandeep Mishra sir. Namaste sir, from Aviral Hospital. And आज का टॉपिक करेक्टली गेस्ड इट इज पाइल्स. तो सर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज जाता है स्ट्रेट इन. व्हाट इज पाइल्स? पाइल्स होता क्या है? मैम पाइल्स बेसिकली हमारे एनल कैनाल के आसपास की बीमारी है। तो होता क्या है कि एनल कैनाल में कुशन्स होते हैं जिसमें आर्टरीज होती हैं, वेन्स होते हैं और कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं और कुछ इंटरस्टिशियल टिश्यूज होते हैं। तो ये सब मिलके एनल कैनाल के चारों तरफ कुशन्स बनाते हैं जिससे जब स्टूल पास हो तो स्किन को या म्यूकस मेम्ब्रेन को इंजरी ना हो। तो जब पेशेंट क्रोनिक कॉन्स्टिपेटेड रहता है या स्ट्रेनिंग ज़्यादा करता है स्टूल पास करते समय, तो ये कुशन्स अपनी जगह से नीचे आने लगते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया इन कुशन्स में आर्टरीज वेन्स भी होती हैं। तो जब कुशन्स नीचे आने लगते हैं, जब उनकी वॉल्स रप्चर होती हैं तो उसमें से कभी-कभी ब्लीडिंग होने लगती है या वो वहाँ पे मांस की तरह नीचे फॉर्म हो जाते हैं। इन्हीं को पाइल्स कहते हैं। थैंक यू। सर इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? नॉर्मल पब्लिक इसे कैसे समझ सकती है? वेरी गुड क्वेश्चन मैम। हम लोग पाइल्स को क्लासिफाई करते हैं इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स में। इंटरनल पाइल्स बेसिकली जो हमारा एनल कैनाल के पास स्किन के अंदर म्यूकोसा स्टार्ट होती है एनल कैनाल की, तो म्यूकोसा में जो बल्जिंग होती है एनल कुशन्स की, उसको हम लोग इंटरनल पाइल्स कहते हैं। और जो स्किन में बल्जिंग होती है, एनल वर्ज के पास जो स्किन में बल्जिंग होती है, जो स्किन कलर की स्वेलिंग होती है, उसको हम लोग एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। वो कौन सी कॉमन लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं जिनकी वजह से पाइल्स हो सकता है? मैम लाइफ स्टाइल बेसिकली सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, जिन लोगों का लिए लॉन्ग सिटिंग का काम है, उन लोगों को पाइल्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा डाइट भी इसमें अपना कंट्रीब्यूट करती है कि अगर स्पाइसी मैदे वाली चीज़ें ये सब ज़्यादा खाएंगे तो वो प्रॉपर स्टूल टाइम से पास नहीं होता, तो ये भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है। फिर लाइफस्टाइल में एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, जिन लोगों को टाइम पे स्टूल पास नहीं करते, जैसे कुछ ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे आपको वहाँ पे रहना है, टॉयलेट नहीं है, या आप उसको अवॉइड करते हैं, डिले करते हैं नेचुरल कॉल को, नेचुरल अर्ज को, तो उन पेशेंट्स में ये पाइल्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन इज द बिगेस्ट रीजन फॉर पाइल्स इनडायरेक्टली? यस मैम, कॉन्स्टिपेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। बिकॉज जब पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड होता है तो उसको स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और स्ट्रेनिंग करने पे ये एनल कुशन्स नीचे आ जाते हैं और पाइल्स फॉर्म करते हैं। सर पाइल्स के वो अर्ली सिम्टम्स क्या हैं जिन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं और दिक्कत बढ़ जाती है? मैम पाइल्स के अर्ली सिम्टम्स की बात करें तो अगर इसको हम लोग ग्रेडिंग में बताते हैं कि पाइल्स के ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो जब ग्रेड 1 का पाइल्स स्टार्ट होता है तो बेसिकली हार्ड स्टूल की वजह से जहाँ अंदर एनल कुशन्स होते हैं उनमें रगड़ लगने की वजह से वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये ब्लीडिंग के फॉर्म में हो सकता है। कभी कभी वो बल्ज होके नीचे आते हैं तो सम मास इन एनल रीजन। तो ये दो चीज़ें अगर आपको लगती हैं कि हाँ लैट्रिन के रास्ते में ब्लड आ रहा है या लैट्रिन के रास्ते में कुछ मस्सा टाइप से है, ग्रोथ टाइप से है, तो आपको नियरेस्ट सर्जन के पास जाना चाहिए और इसको चेकअप कराना चाहिए। ये अर्ली सिम्टम्स में है। ब्लीडिंग साइंस, ब्लीडिंग पाइल्स जब होता है तो उसमें डेंजरस साइंस क्या होते हैं सर? ब्लीडिंग पाइल्स में मैम अगर आपको लंबे समय से ब्लीडिंग आ रही है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट होती है अपने सर्जन के पास जाना है और इसको चेकअप कराना है। चूंकि एक बार आप इसको इग्नोर करने लगे, चूंकि होता क्या है कि पाइल्स में पेनलेस ब्लीडिंग होती है, तो पेशेंट अगर एक बार उसको इग्नोर करने की आदत डाल ली कि हाँ ब्लीडिंग हो रही है, चलो कोई बात नहीं, पेन तो नहीं हो रहा, तो फिर ये क्या होता है कि लैंड अप कर देते हैं क्रोनिक एनीमिया में। और एक बार क्रोनिक एनीमिया में लैंड अप कर गए तो पूरा बॉडी का सिस्टम सब डिस्टर्ब होने लगता है। तो एज सुन एज पॉसिबल अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो जाके चेकअप कराना चाहिए कि ग्रेड 1 का पाइल्स है, ग्रेड 2 का है, या उसमें और किसी कारण से ब्लीडिंग हो रही है। क्योंकि ब्लीडिंग के कई सारे कॉजेज होते हैं एनल कैनाल से ब्लीडिंग के। तो डेफिनेटली अगर ब्लीडिंग पर रेक्टम हो रही है तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इट इज इटसेल्फ अ डेंजर साइन। ओके सर. सर क्या पाइल्स हर एज ग्रुप में हो सकते हैं या एज ग्रुप स्पेसिफिकेशंस हैं? मैम
बहुत चाइल्डहुड में तो पाइल्स नहीं होता है, ये एडल्टहुड और ओल्ड एज की बीमारी है। अगर चाइल्डहुड में ब्लीडिंग पर रेक्टम हो रहा है, किसी को लेटरिन के रास्ते में ब्लड आ रहा है या कोई मास टाइप से है, तो अनटिल एंड अनलेस इट इज एक्सक्लूडेड, उसको हम लोग एनल पॉलिप मान के चलते हैं। तो अगर चाइल्डहुड में हो रहा है तो एनल पॉलिप की वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और अगर एडल्टहुड में या लेट एजेस में है तो ये पाइल्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सर अब 2 क्वेश्चंस एक साथ। नंबर 1 इज़ डाइट का क्या रोल है इन प्रिवेंशन ऑफ पाइल्स? एंड डाइट का क्या रोल है इन पेशेंट्स ऑफ पाइल्स? मैम डाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, मैं कहूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है प्रिवेंशन में भी और ट्रीटमेंट में भी। चूँकि डाइट बेसिकली होता क्या है कि हमारी इंटेस्टाइन की मोबिलिटी और जो हमारा डाइजेशन है, ये सब डिपेंड करता है कि हम क्या आहार ले रहे हैं और कैसा विहार कर रहे हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा कि पाइल्स के पेशेंट को हम लोग कहते हैं रिच फाइबर डाइट लेने के लिए। चूँकि फाइब्रस डाइट जो होती है वो दैट इज़ कंपैटिबल विथ आवर इंटेस्टाइन, और उसको जब हम लेते हैं तो टाइमली डाइजेस्ट भी होती है, और उसका जो प्रोपोगेशन है, जो हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है इंटेस्टाइन की, वो उसको फेवर करती है, और वो स्टूल फॉर्म होके प्रॉपर वो टाइमली रेक्टम में जो पहुंचता है, और टाइमली डेफिकेशन में भी वो कंपैटिबल होता है। तो इसका बहुत रोल है। और वहीं उसके उल्टे अगर हम लोग मैदे वाली चीज़ें लेते हैं, मैदे से बनी चीज़ें लेते हैं, ऑयली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, तो हमारी इंटेस्टाइन भी उसके लिए कंपैटिबल नहीं होती, और उसका प्रोपोगेशन प्रॉपर नहीं होता, और उस वो वाटर उसमें एब्जॉर्प्शन कम होता है, जिसकी वजह से उसका वाटर कंटेंट कम हो जाता है और स्टूल हार्ड हो जाता है। स्टूल हार्ड होने की वजह से फिर जब आप स्ट्रेनिंग करोगे तो फिर पाइल्स डेवलप होगा। तो डाइट का डेफिनेटली रोल है प्रिवेंशन में भी, कि अगर पहले से ही आप जानो इस चीज़ को और अपनी डाइट कंट्रोल रखो तो पाइल्स होगा नहीं, और अगर पाइल्स हो गया है तब आप डाइट कंट्रोल रखते हो तो आप समझ लीजिए मोर देन 50% यू कैन मैनेज द पाइल्स बाय डाइट अलोन। सर आयुर्वेदा में पाइल्स के बारे में क्या बोला हुआ है? मैम आयुर्वेद में पाइल्स को अर्श के नाम से बोलते हैं, और ये बहुत दुरूह बीमारी है, बहुत ही कष्ट देने वाली बीमारी है, और इसकी चिकित्सा में बताया गया है कि शस्त्र, औषध, क्षार और अग्नि, इन 4 मोडालिटीज से ट्रीटमेंट के लिए बताया गया है। और ऐसी बहुत कम बीमारियां हैं आयुर्वेद में जिसमें चारों मोडालिटीज को यूज किया जाता है, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितनी दुष्चिकित्सा और कितनी कष्टकारक बीमारी है। सर हमारे यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स के लिए कितना रेलेवेंस है इस टॉपिक का? मैम ये ऐसा टॉपिक है कि ये बहुत ही कॉमन है पाइल्स के पेशेंट, और पहले के कंपैरिजन में अब मॉडर्न लाइफस्टाइल जैसे से हम लोग अपने फैसिलिटीज़ बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी का मूवमेंट एक्टिविटीज़ बढ़ती कम होती जा रही हैं, और सेडेंटरी लाइफ बढ़ती जा रही है। अब आप देखेंगे कि पहले जो वर्कर्स होते थे, मोस्ट ऑफ द पीपल कुछ ना कुछ काम करते थे, कुछ उनका फिजिकल आउटपुट निकलता था सुबह से शाम तक। अब क्या होता है कि सबको कुर्सी मिली हुई है, सबका बैठने का काम है, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सिटिंग जॉब। तो सोसाइटी में इतनी ज़्यादा सिटिंग जॉब हो गई है, इतनी ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ हो गई है कि उसकी वजह से ये बहुत कॉमन हो गया है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स और अपने कलीग्स को यही कहना चाहूँगा कि इस बीमारी को स्पेशल प्रायोरिटी देके इसके बारे में जानें और इसका ट्रीटमेंट करें, जिससे सोसाइटी के मैक्सिमम लोगों को लाभ हो सके। सर वन लास्ट क्वेश्चन, कब पेशेंट को सिर्फ मेडिसिन से फायदा होता है और कब सर्जरी की जरूरत पड़ती है? मैम जैसा कि मैंने बताया था कि पाइल्स के 4 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के पाइल्स हैं, इसमें मेडिसिन से काफ़ी लाभ होता है। और अगर स्टार्टिंग फेज़ में आदमी डाइट, लाइफ़स्टाइल और मेडिसिन प्रॉपर लेता है, तो ये मैनेजेबल डिज़ीज़ होती है, वो आगे बढ़ती नहीं है और उतने पे रुक जाती है, या कई बार पाइल्स के मस्से रिग्रेस भी हो जाते हैं शुरुआत में। लेकिन एक बार ग्रेड 3 या ग्रेड 4 के मस्से बन गए, वो बल्ज आउट हो गए, उन्होंने अपना जगह बना ली, तब फिर बड़ा मुश्किल होता है मेडिसिन से अकेले से उनको ट्रीट कर पाना। तब मेडिसिन के साथ-साथ सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और सर्जरी के बाद और सर्जरी के दौरान आप डाइट, लाइफ़स्टाइल और मेडिसिन लेते हैं, तो फिर बीमारी जल्दी से जल्दी सही हो जाती है। थैंक यू। थैंक यू सो वंस अगेन फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव प्रोवाइडेड ऑन पाइल्स। तो छुपाने की भी बात नहीं है, एंड अर्ली द प्रिवेंशन, अर्ली द इंटरवेंशन, उससे जल्दी क्योर होगा पाइल्स। सो आज की वार्ता में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वार्ता में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू।